एक रिएक्शन है ट्वाइस ए प्लस C2 बराबर ट्वाइस AC, और ये रिएक्शन एक बर्तन में हो रही है, एक वेसल में हो रही है। आपके सामने 4 केस बने हुए हैं, 4 बॉक्स बने हुए हैं, और इन बॉक्स में ये जो बॉल्स आपको दिखाई पड़ रही हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं A को, B को और C2 को। ऐसे करें इस क्वेश्चन को, इसका कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा, ये बॉल्स क्या शो कर रही हैं समझना। दोस्तों एक बात बताओ, अभी इसको मत देखिएगा, कंसंट्रेशन बराबर आप लोग क्या पढ़ते हो, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। जिस बर्तन में ये रिएक्शन चल रही होगी उसका वॉल्यूम तो फिक्स होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, राइट। मोल्स बराबर आप क्या पढ़ते हो, मोल कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा होगा, नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर इज ए कांस्टेंट वैल्यू, तो हम ये लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर। तो हमें क्या करना है, हमें इन चारों बॉक्स में A, B और C2 का नंबर काउंट करना है, और जैसी कंसंट्रेशन को लेकर हम क्वेश्चन को डील करते थे वैसे ही नंबर को लेकर हम क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर मैंने आपको ये समझा दिया कि कंसंट्रेशन के स्थान पर हम उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। अब कैसे करें जरा देखिएगा, इन्होंने बोला रेड स्फीयर रिप्रेजेंट A। पहले वाले बॉक्स में रेड स्फीयर कितने हैं, 2, तो पहले वाले बॉक्स में रेड स्फीयर मतलब A का मतलब हो गया 2 मॉलिक्यूल या 2 मोलर कंसंट्रेशन आप ले सकते हैं। मैंने ये नहीं बोला कि कंसंट्रेशन और नंबर सेम चीज है, मैंने ये बोला कि कंसंट्रेशन के स्थान पर नंबर भी यूज कर सकते हैं, राइट। ब्लू बॉल्स 2 है, मतलब B कितने हो गए 2, और C2 जो कनेक्टेड वाली बॉल्स है ये C2 को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो C2 कितने हो गए 2। उसी प्रकार से B में, उसी प्रकार से थर्ड वाले बॉक्स में और फोर्थ वाले बॉक्स में आपने A, B और C2 का नंबर निकाल लिया। क्वेश्चन ने आपको बता रखा है इन चारों वेसल्स में रेट का जो ऑर्डर है वो 1s2, 1s2, 2s2, 3 है। अर्थात पहले बॉक्स में अगर रेट हम R मान लें तो दूसरे में होगी R, तीसरे में होगा 2R और चौथे में होगा 3R। तो ये मैंने आपको रेट लिख दिया है। अब हम पहले क्वेश्चन का आंसर निकालने जा रहे हैं। हमें तीनों के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है। अगर ए के रेस्पेक्ट में आपको ऑर्डर निकालना है, आपने मुझसे पढ़ा होगा आरसीएन रूल। जब कंसंट्रेशन का वेरिएशन रेट के साथ दिया जाता है और ऑर्डर निकालना होता है तो हम लगाते हैं आरसीएन रूल। जैसे अगर ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है तो 2 बॉक्स, हम लोग क्वेश्चन करते थे, एक्सपेरिमेंट बोलते थे, यहां पर बॉक्स बोलेंगे। 2 ऐसे बॉक्स हमें चूज करने पड़ेंगे जहां पर B और C2 कांस्टेंट हो। आप देख सकते हैं पहला बॉक्स और दूसरा बॉक्स, आप देखिए B भी कांस्टेंट है, C2 भी कांस्टेंट है। A को किया डबल, रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, A की कंसंट्रेशन को चेंज करने पर रेट कांस्टेंट है। इसका मतलब A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आ चुका है 0। आप आरसीएन रूल से भी कर सकते हैं, हमने मुंह जवानी कर दिया। B के रेस्पेक्ट में अगर ऑर्डर निकालना है तो A और C2 को हम कांस्टेंट रखेंगे, B को चेंज करेंगे, बॉक्स 1 और बॉक्स 4, बॉक्स 1 एंड बॉक्स 4। आप देखिए B को किया 2/3, 3 गुना, रेट हो गई R से 3R, 3 गुना। जिस रेशियो में कंसंट्रेशन चेंज हो रही है उसी रेशियो में रेट चेंज हो रहा है, तो B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर आ गया 1। आप आरसीएन रूल से भी कर सकते हैं। C2 के रेस्पेक्ट में अगर ऑर्डर निकालना है तो आपको ऐसे बॉक्स लेने पड़ेंगे जिसमें C2 बदल रहा हो लेकिन A और B कांस्टेंट हो। आपने ले लिया 1 और 3। बॉक्स 1 और 3 में A और B कांस्टेंट है, C2 को किया डबल, रेट हो गया डबल, तो C2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ गया 1 आ गया। ये देखिए आपके पहले क्वेश्चन के आंसर आ गए। बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बनेगा, मैं इसको हटा दे रहा हूं। रेट लॉ एक्सप्रेशन आपका बन गया R बराबर के A के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, उसको हटा दो,
B की पावर 1 C2 की पावर 1, ये इसका बन गया रेट लॉ एक्सप्रेशन। दिस इज आंसर नंबर 2। ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 0, उसको रेट लॉ एक्सप्रेशन में लिखने की जरूरत नहीं है। बी के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर और C2 के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, राइट मैकेनिज्म दैट एग्रीज विथ रेट लॉ। सुनेगा बेटा बच्चों, मैकेनिज्म क्वेश्चन वाले हमको चाहे कैसे भी दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एक स्टूडेंट को मैकेनिज्म लिखनी होती है तो चाहे वो कैसे भी लिखे, पर दो बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात, रेट लॉ एक्सप्रेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, और दूसरी बात, रिएक्शन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। सारे स्टेप को जोड़ने के बाद यही रिएक्शन आनी चाहिए, और स्लोवेस्ट स्टेप में वही रिएक्टेंट इन्वॉल्व करिएगा जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में आ रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इसकी मैकेनिज्म की, मैं इसको हटा दे रहा हूं, तो मैकेनिज्म हम कैसे लिख सकते हैं देखिएगा। रेट लॉ एक्सप्रेशन में B और C2 आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने B और C2 को लेकर एक स्लोवेस्ट स्टेप बना दिया, BC2 रिएक्शन में नहीं है, मतलब ये इंटरमीडिएट होगा। अभी देखिए यहां पर C2 तो इन्वॉल्व हो गया, अभी हमें 2A को भी इन्वॉल्व करना है, तो हमने पहले A को इन्वॉल्व किया, BC2 से रिएक्शन किया, AC और AB बन गया। AB भी देखिए रिएक्शन में नहीं है, तो ये भी इंटरमीडिएट होगा। एक मॉलिक्यूल A का हमें और चाहिए था, तो हमने इसको AB से कंबाइन करवाया और AC बन गया एंड BC बनेगा। सॉरी, यहां AB नहीं होगा, यहां BC होगा, सॉरी। तो BC आ गया और AC प्लस B बन गया। आप देखिए रेट लॉ एक्सप्रेशन यहां से सेटिस्फाई हो गया, और अगर आप इनको ऐड करते हैं तो रिएक्शन भी सेटिस्फाई हो रही है। B से देखिए B कट गया, BC2 से BC2 चला गया, BC से BC चला गया। आपकी ओवरऑल रिएक्शन देखिए सेटिस्फाई हो रही है। ट्वाइस A प्लस C2 बराबर ट्वाइस AC। तो ये मैकेनिज्म आपने बिल्कुल सही लिखी है। दिस इज द आंसर नंबर 3। तो जब भी क्वेश्चन वाले को मैकेनिज्म देनी हो, वो कैसे भी दे सकता है। स्टूडेंट भी मैकेनिज्म कैसे भी लिख सकता है। एक रिएक्शन की 10 मैकेनिज्म पॉसिबल है, बट मैकेनिज्म लिखते समय हमें सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो सब्सटेंस आए हैं हम उनको ले लेते हैं स्लोवेस्ट स्टेप में, और सारे स्टेप को जोड़ने के बाद वही रिएक्शन आनी चाहिए जो क्वेश्चन में दी गई है। ये सेटिस्फाई है। दिस इज द आंसर नंबर 3। चौथा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कैटलिस्ट एंड इंटरमीडिएट। आप देख सकते हैं यहां पर बी एक ऐसा सब्सटेंस है जिस पर रेट लॉ एक्सप्रेशन बना हुआ है, जिस पर रेट डिपेंड कर रही है, लेकिन बी रिएक्शन में नहीं है। ध्यान रखिएगा, यही बी यहां पर कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। तो कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, लेकिन वो ओवरऑल इक्वेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। दैट इज बी। अच्छा, जिनको आपने काटा है, जो एक से ज्यादा लोगों से कंबाइन करके बने हैं, वो इंटरमीडिएट होंगे। तो BC2 इंटरमीडिएट है, BC इंटरमीडिएट है। तो यहां पर इंटरमीडिएट कौन कौन है? BC2 और BC, ये दोनों यहां पर इंटरमीडिएट है। B अकेला है, रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन इस पर डिपेंड कर रही है, इसलिए B कैटलिस्ट है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इंटरमीडिएट की पहचान है एक से ज्यादा लोग कंबाइन होने चाहिए, और रेट लॉ एक्सप्रेशन में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से मैंने इस क्वेश्चन का आपको आंसर दिया। अगर आपको ये सवाल अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आपके लिए एक सवाल मैं और लेकर आया हूं, और इस क्वेश्चन को आपको घर पर ट्राई करना है। ट्राई योरसेल्फ।